हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू पाटले कॉमर्स। मैं हूँ हीर, आपकी बिजनेस स्टडीज की एजुकेटर। हमने 2 चैप्टर तो अच्छे से सारे कर लिए थे, बहुत बढ़िया हो गए होंगे बराबर, स्टाफिंग और डायरेक्टिंग। आज हम लोग इसका 3rd चैप्टर कर लेंगे, इसलिए हमारी पार्ट 1 की बुक खत्म, समाप्त। और वो है कंट्रोलिंग। बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत जल्दी हो जाएगा। 1 शॉट में मैं आपका पूरा ये चैप्टर खत्म करवा दूंगी। जल्दी जल्दी शुरू कर देते हैं इसको बिना कोई टाइम पास के। चलिए चलते हैं हम लोग। क्या कहते हैं कंट्रोलिंग में, कंट्रोलिंग एग्जैक्टली होता क्या है। देखिए कंट्रोलिंग का अगर आप देखेंगे यहाँ पे हमें इसका मीनिंग दे के रखा है। सो क्या कह रहे हैं मीनिंग में, refers to comparison of actual performance with the planned performance। क्या करना है, जो एक्चुअल परफॉर्मेंस और प्लान्ड हमारा स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस जो है उन दोनों को कंपेयर करना है। और अगर कंपेयर करने के ऊपर कोई भी डिविएशंस आए, अगर दोनों एक डायरेक्शन में ना जा रहे हो, तो हमें क्या करना है, हमें करेक्टिव एक्शंस लेने हैं। करेक्टिव एक्शन लेने हैं। मानो ऐसा हुआ कि हमारा स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, हमने कहा हमें 150 यूनिट प्रोड्यूस करने हैं आज, बट हमारा जो एक्चुअल परफॉर्मेंस था वो सिर्फ 120 यूनिट्स किए हैं। हमने बोला था 150 करने, मैंने किए 120। तो डिविएशन है ना, डिफरेंस है या नहीं 30 यूनिट्स का? यस ऑब्वियसली है। सो क्या होगा, कंट्रोलिंग में वी विल बी टेकिंग सम करेक्टिव स्टेप्स, ताकि ये जो डिविएशन है 30 का वो ना आए। बराबर। कंट्रोलिंग से देखो डिविएशंस है ना प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं, बट हम उसे मिनिमाइज तो कर सकते हैं। कोई भी करेक्टिव एक्शन लेने के ऊपर हम लोग उसे मिनिमाइज कर सकते हैं, ताकि बार बार ना हो। बराबर। कंट्रोलिंग इज अ गोल ओरिएंटेड फंक्शन जो हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट में होता है। हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट, टॉप बोलो, मिडिल बोलो, ऑपरेशनल बोलो, हर एक लेवल कंट्रोलिंग फंक्शन करता ही है। इट इज नॉट द लास्ट फंक्शन। हम लोग जितनी बार भी पढ़ते हैं, मैं अगर आपको पूछूं व्हाट आर द 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, हम क्या बोलेंगे? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग हो गए। अरे बट उसके पता है ये क्या होता है, ये एक साइकिल है। कंट्रोलिंग के बाद वापस से प्लानिंग शुरू हो जाती है। ऐसा नहीं होता है कि कंट्रोलिंग के बाद खत्म, अभी सारे काम खत्म हो गए, नहीं। कंट्रोलिंग हुआ, उसके बाद वापस से प्लानिंग होगा, फिर वापस से ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, वो खत्म हुआ, वापस से प्लानिंग। इट्स लाइक अ साइकिल। ठीक है, जैसे वाटर साइकिल होता है, वैसे ये एक जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, ये भी एक साइकिल की तरह है, चलते ही रहते हैं। बराबर। चलो फटाफट से अभी हम लोग इसके फीचर्स पर आते हैं। फीचर्स क्या है कंट्रोलिंग के? कंट्रोलिंग गोल ओरिएंटेड है। कंट्रोलिंग गोल ओरिएंटेड क्यों है? क्योंकि ये इंश्योर करता है कि भाई हमारा जो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस था, हमारा जो गोल था कि हमें 150 यूनिट्स चाहिए ही चाहिए, वो हमें अचीव करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, एफिशिएंटली और इफेक्टिवली भी, कि हमारे जो गोल्स हैं हम उससे अच्छी तरह से अचीव कर पाए, हम लोग कोई दूसरी दिशा में ना भटक जाए। अगर हम भटक गए हैं तो हमें वापस से वो हमें करेक्ट दिशा में, करेक्ट हमें डायरेक्शन में वो लेकर आता है। ऑल परवेसिव है यार। ऑल परवेसिव क्यों? एक तो सबसे पहले ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट में होता है, टॉप, मिडिल और ऑपरेशनल। उसके साथ साथ हर एक तरह के ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है, बिजनेस हो या तो नॉन बिजनेस हो, दैट इज एनजीओ टाइप, वहां पे भी ये होता ही है, नो मैटर वेर एवर इट इज। उसके बाद ये बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन है। इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा, इसमें अलग से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंट्रोलिंग इज अ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन, एक्सप्लेन। सो क्यों इसे बैकवर्ड और फॉरवर्ड लुकिंग कहते हैं? बैकवर्ड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखो हमने एक स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस देख डिसाइड करा था, तो हम पीछे देख रहे हैं ना कि अरे हमने कितना किया था, लेट्स सी दैट। सो इट इज बैकवर्ड लुकिंग। फॉरवर्ड लुकिंग क्यों? फॉरवर्ड लुकिंग इसलिए क्योंकि ये कंट्रोलिंग के ऊपर से हम लोग जो हमारा नेक्स्ट प्लानिंग जो होगा वो हमें हेल्प करेगा कि इस बार हमारी क्या मिस्टेक्स हो गई जो नेक्स्ट टाइम ना हो। इसलिए हम लोग ये कंट्रोलिंग के ऊपर से आगे के जो हमारे प्लानिंग है, जो हमारा प्लान होगा, वो इसी के ऊपर से हम लोग करते हैं। इसलिए फॉरवर्ड भी हम लोग देख रहे हैं। एक बार ये रीड कर लेते हैं अच्छे से, जो मैंने आपको समझाया वही लिखा हुआ है। देखो कंट्रोलिंग क्या करता है, कंपेयर करता है एक्चुअल और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को, इसलिए ये बैकवर्ड लुकिंग। जबकि फॉरवर्ड क्यों है? इट ऑल्सो एम्स टू इम्प्रूव फ्यूचर परफॉर्मेंस।
फ्यूचर परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, क्योंकि इसी के ऊपर से हम लोग आगे की हमारी प्लानिंग करते हैं, ठीक है। इसलिए बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। ये क्या कह रहे हैं, कंटिन्यूअस है यार, कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूसली हमें रिव्यू करना पड़ता है परफॉर्मेंस को। बाद में अगर हमारे जो स्टैंडर्ड्स है उसे भी हमें चेंज करते रहने पड़ेंगे। हर बार आपका स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस 150 नहीं होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो कम भी हो सकता है, पर अगर टेक्नोलॉजी अपडेट हो गई तो आप इसको ज़्यादा भी कर सकते हो। कंटिन्यूअस है, ये चेंज होते रहता है, रिव्यू भी करते ही रहना पड़ता है, बराबर। अब आ जाते हैं उसके इम्पोर्टेंस के ऊपर। बहुत कम थे ना, सिर्फ 4 ही फीचर्स है, बराबर। इससे ज़्यादा हम लोगों को नहीं है, सो इट्स अ गुड थिंग। आगे आ जाते हैं हम लोग इसके इम्पोर्टेंस के ऊपर कि क्यों कंट्रोलिंग इतना इम्पोर्टेंट है, ऐसा क्या है कि इतना ये ज़रूरी है। आपने अगर देखा होगा हर एक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जो था, हर एक में उसका इम्पोर्टेंस दिया हुआ था। इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे थे, क्योंकि एक्चुअल में वो इम्पोर्टेंट है। ये हम लोग फंक्शन क्यों कर रहे हैं उसकी अहमियत दिखा रहे थे। सो अगर आप स्टाफिंग की बात करो, डायरेक्टिंग की बात करो, कंट्रोलिंग की बात करो, आपको हर एक के इम्पोर्टेंस करने ही है, नो मैटर व्हाट, ओके। सबसे पहले क्या था, कंट्रोलिंग क्यों करते हैं, ताकि हमारा ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो हम अचीव कर सकते हैं। व्हाट आर दे सेइंग ओवर हियर, तो कंट्रोलिंग से क्या होता है, हमारा प्रोग्रेस जो है वो हम मेजर कर पाते हैं, ताकि हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के गोल की तरफ जा सके। अटेम्प्ट्स आर मेड टू कीप द एक्टिविटीज ऑन द राइट ट्रैक। कंट्रोलिंग की वजह से तो हम लोग राइट ट्रैक पे जा रहे हैं। अगर कोई दूसरे ट्रैक पे चले भी गए तो कंट्रोलिंग से हम लोगों को वापस से वो ट्रैक पर वो लोग लेकर आते हैं, जिससे जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो अचीव हो जाता है। जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स, अगर कंट्रोल सिस्टम अपना बढ़िया होगा तो क्या होगा, इट कीप्स अ ट्रैक ऑफ चेंजेस टेकिंग प्लेस। कौन से चेंजेस आ रहे हैं बिजनेस एनवायरनमेंट में, वो ट्रैक रखता है, और उसके ऊपर से हमारा स्टैंडर्ड्स जो है, स्टैंडर्ड क्या वो बराबर है या नहीं वो देखता है। क्या कम करना पड़ेगा, ज़्यादा करना पड़ेगा, ये हमारा स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस ऐसा होना चाहिए या नहीं। इट कीप्स इट अप टू डेट विद द बिजनेस एनवायरनमेंट, बराबर। फिर क्या कह रहे हैं, मेक एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। कंट्रोलिंग से क्या होता है, इट मेक श्योर दैट ईच एक्टिविटी इज गोइंग अकॉर्डिंग टू द डिसाइडेड स्टैंडर्ड। जो स्टैंडर्ड हमने डिसाइड करके रखा था वो लोग ट्राई करते कि वो ही डायरेक्शन में जाए, जो सोचा था वो ही हो। इससे क्या होता है, वेस्टेज कम हो जाता है या तो नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इफेक्टिव और एफिशिएंट यूज होता है रिसोर्सेज का, एकदम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल द रिसोर्सेज इंक्लूडिंग द ह्यूमन रिसोर्सेज। फिर क्या होता है, एम्प्लॉय का मोटिवेशन बढ़ाता है। कैसे, देखो मुझे ऑलरेडी अगर पता है कि मेरा स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस इतना चाहिए, 150 यूनिट्स चाहिए, तो मैं उसी हिसाब से काम करूँगी ना। आई विल बी मोटिवेटेड टू वर्क इन दैट वे कि मेरे आज के 150 हो जाए, मैं उससे कम ना करूँ। तो हमें वो मोटिवेटेड रखता है कि हाँ वी हैव टू डू दिस मच। तो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस ऑलरेडी प्री डिसाइड करने का ये एक बहुत अच्छा चीज़ है कि एम्प्लॉयज़ नो व्हाट दे हैव टू डू, बराबर। चलो आगे और देखते हैं। इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, कंट्रोलिंग से क्या होता है कि दे कीप अ चेक कि भाई एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जितना हमने कहा था उतना हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इससे क्या होता है, चेक होता है, डिसिप्लिन बना रहता है कि ये लोग कोई टाइम पास तो नहीं कर रहे। हमने तो बोला था 150 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए, आपने इससे कम क्यों किए, व्हाट वर यू डूइंग, डिसिप्लिन मेंटेन नहीं है क्या, आप लोग फालतू की अनडिजायरेबल एक्टिविटीज़ कर रहे हो। तो ये सब कुछ कंट्रोलिंग नहीं होने देता है, बराबर। फिर कंट्रोलिंग से क्या होता है, इट प्रोवाइड डायरेक्शन टू ऑल एक्टिविटीज़ एंड एफर्ट्स। क्या होता है, डायरेक्शन देता है, जितने भी सारे एक्टिविटीज़ और जितने भी मगजमारी कर रहे हैं उसको एक दिशा देता है। कौन सी दिशा, ऑर्गेनाइजेशन के गोल की तरफ जाने का डायरेक्शन देता है, ठीक है। हर एक डिपार्टमेंट को क्या पता है कि हमें क्या करना है, प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड है, जिससे वो लोग वही काम करेंगे जो उन्हें करना चाहिए, और उससे ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो अचीव हो जाएगा, बराबर। ये हो गए हमारे इम्पोर्टेंस। अब आ जाते हैं लास्ट चीज़ पे। मैंने आपको कहा था ना छोटा चैप्टर है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। मीनिंग है, फीचर्स है, इम्पोर्टेंस है, और स्टाफिंग क्या कह रही हूँ, कंट्रोलिंग का हमें प्रोसेस है, बराबर। चलो फटाफट से कंट्रोलिंग का प्रोसेस अगर हम देखें, यहाँ पे हमें 5 दिए गए हैं। सबसे पहले क्या होगा, हमें पहले तो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस सेट करना पड़ेगा ना। आपको 150 यूनिट्स चाहिए, वो तो आप पहले डिसाइड करो। अगर आप पहले से ही बोलोगे अरे तुमने कम किए, तुमने 100 यूनिट्स ही किए, कम है, वो बोलेगा तो कितने करने चाहिए थे, तो आप बोलोगे वो नहीं पता बट 100 कम है, ऐसे नहीं चलेगा ना।
आपको पहले स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका इतना तो होना ही चाहिए। तो मानो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस मेरा कितना था, जैसे मैंने आपका पहले एग्जाम्पल लिया 150 यूनिट्स था, बराबर, ये मेरा एग्जाम्पल है। उसके बाद आप एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर करोगे, मेजर ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। एक्चुअल परफॉर्मेंस देखा सिर्फ 130 यूनिट्स था, ठीक है, एक्चुअल में 130 यूनिट्स ही प्रोड्यूस हुए हैं। अब हम दोनों को कंपेयर करेंगे। कंपेयर जब करते हैं तो हमने क्या देखा, कंपेयर करने के टाइम पे हमने देखा 20 यूनिट्स का डिफरेंस आ रहा है, बराबर, 20 यूनिट्स का डिफरेंस आ रहा है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टेक करेक्टिव एक्शन एक्चुअल में 5th होना चाहिए, ये हम लोग हटा सकते हैं। यहाँ पे 4th क्या होना चाहिए, एनालाइज डीविएशन, कि भाई डीविएशन क्यों हुआ, रीजन क्या था ये डीविएशन होने का, ये 20 यूनिट्स क्यों ये डिफरेंस आया, वो हमें क्या करना है, एनालाइज करना है, फिर हमें करेक्टिव एक्शन लेना है, कि जो भी प्रॉब्लम है उसे हमें यहाँ पे सॉल्व कर देना है। इजी था, कुछ भी इसमें ज़्यादा नहीं है। अगर हम लोग एक बार, मैं आपको फटाफट से इसको थोड़ा सा डिटेल में और बता देती हूँ। सबसे पहले क्या था, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड डिसाइड कर देना है हमें। क्वांटिटेटिव हो वो बढ़िया होता है, क्वालिटेटिव से इतना मज़ा नहीं आता है। क्वांटिटेटिव होता है तो इजीली हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। मैंने जब 150 आपको बताया तो इट बिकेम इजी, राइट। सो स्टैंडर्ड हमारा मोस्टली क्वांटिटेटिव हो तो बढ़िया है। अभी देखिए, क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड हम लोग फिगर्स में कर सकते हैं, बराबर। अगर क्वालिटेटिव की बात करें, उसको फिगर्स में हम लोग नहीं कर सकते हैं। जैसे कंपनी का गुडविल बढ़ाना है, अच्छा करना है, उसे फिगर में कैसे बताऊं, नॉट पॉसिबल, राइट, तो वो नहीं होता है। उसके बाद मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, जो हमने यूनिट स्टैंडर्ड में यूज किया वही हमारा यूनिट इसमें होना चाहिए, बराबर। तो उससे हम लोग उसे इजीली मेजर कर सकते हैं। मानो अगर मैं आपको ऐसा बोलूं, अरे 1 लीटर दूध, पर अगर दूसरी बार मैं बोलूं 100 ग्राम दूध, आप उसे फिर मेजर कैसे करोगे, आप दोनों कंपेयर कैसे करोगे। अगर दोनों ही लीटर लीटर में हो देन इट बिकम्स मच मोर इजी, ठीक है। सो हमें क्या करना है, अभी हमें एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर करना है कि एक्चुअल में मैंने कितना किया, एक्चुअल में काम कैसा हो रहा है, ये रियलिटी है। ये तो हमारा डिसाइडेड है कि हमें इतना चाहिए, पर रियलिटी यहाँ पे पता लगती है। जब एक बार रियलिटी पता लग जाती है, उसके बाद हम लोग उसे कंपेयर करते हैं एक्चुअल स्टैंडर्ड के साथ। क्या करेंगे, कंपैरिजन होगा, जिससे हमें पता चलेगा कि कुछ डिविएशन है, कुछ यहाँ से वहाँ गया कि नहीं, बराबर। तो ये हमारा डिविएशन जानने के लिए मदद करता है। कंपैरिजन में आपने जैसे देखा, डिविएशन हमें पता चला 20 यूनिट्स का डिविएशन था, तो क्यों पता चला, बिकॉज ऑफ कंपैरिजन। उसके बाद हम लोग एनालाइज करते हैं, ये एक थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे अगर आप ये दोनों पॉइंट देखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसे करेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, डिविएशन को एनालाइज करेंगे कि भाई डिविएशन क्यों हो रहा है, उसका रीज़न क्या है, क्या स्टेप्स लेना है, वो करेक्टिव मिलेंगे। सो वो सब हम लोग अच्छे से एनालाइज करेंगे। उसके तहत हम लोग 2 चीज़ें करते हैं। मैनेजर जो है वो 2 चीज़ें यूज़ करता है, एक है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल और एक है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। अगर हम लोग क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल की बात करते हैं तो उसमें क्या बात करते हैं कि मैनेजर को है ना, जो की रिजल्ट एरिया, जो KRA है, की रिजल्ट एरिया, उसमें मैनेजर को बहुत फोकस करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि की रिजल्ट एरियाज जो है वो कंपनी को या तो ऊपर लेके जा सकते हैं, तो डुबा सकता है। अगर इसमें कोई भी गड़बड़ हो गई तो कंपनी का सर्वनाश हो जाएगा, खत्म, कुछ भी नहीं रहेगा। सो की रिजल्ट एरियाज जो है उसमें अगर कोई भी डिविएशन आए, तुरंत ही उसमें कोई एक्शन लेना ही पड़ेगा, बिकॉज ये कंपनी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे अगर मानो जो हमारा लेबर कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट 2% से बढ़ गया और हमारा जो पोस्टेज का कॉस्ट है वो हमारा 5% से बढ़ गया, तो फिर मैनेजर को कहाँ ध्यान देना चाहिए, 2% पे या तो ये 5% पे, 2% पे ध्यान देना चाहिए। क्यों ऐसा, क्योंकि भाई एक तो लेबर कॉस्ट ऑलरेडी ज़्यादा है, 2% बढ़ना इज ऑल्सो वेरी बिग थिंग। लेबर कॉस्ट मानो अगर 10 लाख रुपए है, ठीक है, आप लेबरर्स को अपने टोटल 10 लाख रुपए दे रहे हो, इसमें अगर आपका 2% बढ़ गया, मतलब कितना आपका बढ़ा, 20,000 बढ़ गया। ये आपका पोस्टेज कॉस्ट कुछ इतना नहीं होता है यार, 10-15 हज़ार होता है।
सो मानो 10,000 है, तो इसका 5% मतलब कितना हुआ? अगर 10% है 1,000 तो 500 रुपये, सिर्फ 500 रुपये से बढ़ा। तो कौन सा इंपॉर्टेंट है, ये 2% या तो ये 5%? 2%। ये की रिजल्ट एरियाज है जहाँ पे अगर कोई भी दिक्कत होती है कंपनी के बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा। फिर आता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। देखो दिक्कत क्या है कि अगर है ना मैनेजर सब कुछ अगर ध्यान देखने जाएगा, इफ़ ही ट्राइज टू कंट्रोल एवरीथिंग, कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। सो इसमें वो क्या कहता है, मैनेजर है ना, उसने अपने अपने एम्प्लॉयज़ को कह दिया कि देखो यार, अगर है ना बहुत अगर डिविएशन ज़्यादा हो रहा है तभी मुझे बुलाओ। अगर जो लिमिट है वो लिमिट उन्हें बता देता है कि इतने लिमिट तक हो रहा है, देन प्लीज़ डोंट कॉल मी। जैसे लेबर कॉस्ट में बात करते हैं हम लोग, उसने कहा, मैनेजर ने कहा कि देखो अगर 1.9% से बढ़ रहा है तो मुझे मत बुलाना, प्लीज़ मुझे मत बुलाना, आई डोंट हैव दैट मच टाइम। बट अगर वो 2% हो गया है देन प्लीज़ कॉल मी, वी विल हैव टू टेक सम इमीडिएट एक्शन। तो इसमें वो लक्ष्मण रेखा बना देते हैं, बराबर। मानो ये यहाँ पे एक लक्ष्मण रेखा जैसे बना देते हैं कि अगर ये लक्ष्मण रेखा के बाहर अगर कोई भी चीज़ हो गई तो मैनेजर को हमें तुरंत ही इन्फॉर्म करना है। बट अगर लक्ष्मण रेखा के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, डज नॉट मैटर, इट्स ओके, इतना चलता है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बराबर। तो यहाँ पे एनालाइज किया, एनालाइज करने के बाद हम क्या करेंगे, वी विल टेक करेक्टिव एक्शन। अब करेक्टिव एक्शन में कुछ भी हो सकता है। करेक्टिव एक्शन जैसे मानो अगर मटेरियल जो था वो डिफेक्टिव था तो अच्छा क्वालिटी का मटेरियल लेकर आओ ना, ऑब्वियसली दैट मेक्स सेंस। अगर मशीनरी डिफेक्टिव थी, इस वजह से आपका प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, आपने बोला था 150 यूनिट, बट मशीन बार बार खराब हो रही थी, इसलिए मैं 150 यूनिट नहीं कर पा रही थी, तो वो मैंने एनालाइज किया। तो अब करेक्टिव मेजर क्या लूँगी मैं, मशीन को या तो रिपेयर करवा दूंगी या तो मशीन ही चेंज कर दूंगी, ऑब्वियस है। अगर ऑब्सोलीट मशीनरी है, मतलब एकदम पुरानी टेक्नोलॉजी वाली, अभी नई वाली नहीं है, तो मैं नई अपग्रेडेड मशीन लेकर आऊँगी जो नई टेक्नोलॉजी वाली हो, ऑब्वियस रीजंस है। अगर प्रोसेस ही आपका डिफेक्टिव है, प्रोसेस जो आपका था वो ही सही नहीं है, तो आप प्रोसेस को चेंज करो, उसे मॉडिफाई करो, जिससे आपका जो प्रोडक्शन है वो अच्छा खासा रहे। अगर वर्किंग कंडीशन अच्छे नहीं है, बेचारे वर्कर्स जो कंडीशन में काम कर रहे हैं बहुत ख़राब है, उनको बहुत त्रास आ रहा है, तो भाई कंडीशंस अच्छे करो ना, पंखे लगाओ, उनको थोड़े ब्रेक ज़्यादा दो, वेंटिलेशन अच्छा करो, वैसा सब कुछ करना पड़ेगा, बराबर। तो ये अगर हमारे कोई प्रॉब्लम है तो उसका ये करेक्टिव एक्शन है। अगर मोटिवेटेड नहीं है तो मोटिवेट करो उन्हें। आपको याद होगा मोटिवेशन कौन से, फाइनेंशियल इंसेंटिव दो, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव दो, कुछ भी करके आपको क्या करना है, इन्हें मोटिवेट करना है, बराबर। हो गया चैप्टर खत्म, कहा था ना बहुत छोटा चैप्टर है, डन विद दिस चैप्टर, इसमें और भी कुछ नहीं है। आई होप सो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। आई विल सी यू ऑल फॉर द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास हमारा किस पे होगा, हमारे पार्ट 2 के चैप्टर पे, ठीक है। उसमें भी 3 चैप्टर्स है ना, एक चैप्टर हम लोग नेक्स्ट क्लास में शुरू कर देंगे। ओके, चलो बाय बाय एवरीवन, आई विल सी यू ऑल फॉर द नेक्स्ट क्लास।